वेरी गुड इवनिंग आप सभी को एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईएससी वाला एंड आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि आपकी रैपिड रिवीजन के लिए हम लोग वन शॉट सीरीज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग रिवाइज अच्छे से कर पाओ। पूरा चैप्टर आपको एक ओवरव्यू मिल जाए एक ही लेक्चर के अंदर, जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में यहाँ पे हो सके। तो उसी के साथ आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर शुरू, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपने 9th में भी करा है, जो आपने 10th में भी करा है, पर ऑफ कोर्स 11th में आए हैं तो कुछ चीजें अलग हैं, कुछ हल्की फुल्की चीजें जो आपको डिफरेंट समझना है वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इस लेक्चर के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएंगे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, करे हुए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2, इक्वेशन का मतलब जहां पर इक्वल टू आ जाए। तो एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, दैट इज वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 है और इक्वल टू का भाई साइन भी है, तो उसी को इक्वेशन बोलते हैं। एक जनरल फॉर्म जो हमने बचपन में मतलब 10th में भी पढ़ी है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0 भी आएगा यहाँ पे। और यहीं पे आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो आपके x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं हो सकता। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा मतलब x स्क्वायर 0 हो जाएगा। और स्क्वायर आपके पास 0 हो गया बेटा, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो भाई आपका वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा, वो लीनियर हो जाएगा। अब इसी में दो नई चीजें जो आपको पढ़नी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी इक्वेशन बुला पाओगे। अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो इक्वेशन नहीं बुला पाओगे। बेटा कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म होती है, एक्स वाली टर्म नहीं होती, इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज अ प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे बेटा दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये चीज आपने ऑलरेडी सीखी हुई है। आ जाओ, अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी इक्वेशन के भाई जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है, उतने ही मैक्सिमम जीरोस उसके पॉसिबल होते हैं। मैक्सिमम जीरोस का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यूज जो आप उस इक्वेशन में पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो और वो इक्वेशन 0 के बराबर, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, वो आपके रूट्स या लेट्स से आपके x की वैल्यूज होती हैं। तो एक रियल नंबर को बेटा रूट या सॉल्यूशन हम कब बोलते हैं, जब हम x की जगह पे उस वैल्यू को पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है दैट मींस 2 मैक्सिमम जीरोस बनते हैं। इसको आप फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन के अलावा बेटा इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देती हूँ। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इजी आती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आप निकालते हैं बेटा एक डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं। अगर आपने अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस d से भी 3 चीजें आप पता लगा सकते हैं। वो 3 चीजें क्या है कि अगर बेटा d जो है वो 0 से बड़ा आता है, बोले तो पॉजिटिव आता है, ऐसे केस में आपकी 2 अलग अलग x की वैल्यूज आती हैं और दोनों रियल नंबर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर d की वैल्यू 0 आती है मतलब कि आपके 2 x की वैल्यूज निकलती हैं और वो दोनों ही x की वैल्यूज इक्वल आती है। तीसरी चीज की बात करें कि अगर d जो है वो 0 से छोटा है, अगर d 0 से छोटा है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा जब नेगेटिव आता है तो ऐसे केस में आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं, जो कि 10th क्लास में आपने नो रियल रूट्स के नाम से सीखा हुआ है। अब इसी d को अगर आप x की वैल्यू निकालने में यूज करो तो माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a करने से आपको आपके x की 2 वैल्यूज मिलती हैं। x की 2 वैल्यूज का मतलब है कि आपको x की 2 रूट्स मिलते हैं। 2 वैल्यूज मतलब अपनी इक्वेशन के लिए 2 रूट्स मिलते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने करी हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग।
अब एक सिंपल सा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं। आ जाओ निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू कितना है, माइनस के 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू है माइनस का 4। तो बेटा माइनस 4 का स्क्वायर है 16, माइनस माइनस देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 12 4 48 प्लस का 48 एंड 16 प्लस 48 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यू विल गेट 4 4 5 6 64 आ जाएगा। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते थे, वो भी इजी रहता, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो मैं आपको एक बार रिकैप दे रही हूँ। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 64 आ गया तो बेटा x की पहली वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a से, और x की दूसरी वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a से। अब बेटा माइनस बी का मतलब है माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 64 2 इंटू 3, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, और x की दूसरी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ माइनस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 64 अपॉन 2 इंटू 3 से। तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 64 8, 2 इंटू 3 6, तो 12/6 बेटा आपकी पहली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस का 8/6, 4 माइनस 8 का मतलब है माइनस 4 अपॉन 6 का मतलब है माइनस 2/3। तो x की आपकी दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 2/3। बस इसी तरीके से आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। अब ये रूट्स में है, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा a की वैल्यू कितनी है, √2, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की भी वैल्यू कितनी है, √2। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम है बच्चा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चा b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2। बेटा 1 का स्क्वायर 1, √2 इंटू √2 2, 4 2 8, तो भाई आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, माइनस का 7। आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, माइनस का 7। अगर आपका d माइनस 7 के बराबर है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट माइनस 7 के बराबर है, तो यहां से आप यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, -7। अब हमें पता है कि अगर d की वैल्यू -7 है तो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सीखा है। तो सबसे पहली जो x की वैल्यू है बेटा वो क्या आएगी, -b प्लस का रूट d अपॉन 2a, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -b माइनस का रूट d अपॉन 2a। बच्चा माइनस b का मतलब क्या है, माइनस ऑफ 1, माइनस b का मतलब क्या है, माइनस ऑफ 1, प्लस रूट d की मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ -7, और 2 इंटू a का मतलब है 2√2। सिमिलरली यहां पे -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -7 एंड 2 इंटू √2। अब बेटा अंडर रूट ऑफ -7 को आप क्या लिख सकते हो, √7 आयोटा। याद है आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, सो -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2√2, एंड बेटा -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। तो इस तरीके से बच्चा आप कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालते हैं। आपको अगर याद हो तो 10th में हम छोड़ देते थे यहां तक कि भाई नेगेटिव आ गया, आगे सॉल्व ही नहीं करना, पर क्योंकि अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया है, अब हम नेगेटिव निकाल सकते हैं रूट के अंदर का, तो बहुत आराम से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, आ जाओ। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि भाई आपके पास दो नंबर्स हैं। क्या है बेटा, आपके पास दो नंबर्स हैं। 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle exceeds the difference of the squares of the other two by 60। अज्यूम करना है बीच वाले को x, एक क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो। बच्चा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो एक के बाद आते हैं,
व्हाट आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर? लेट्स से 3 4 5 तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, 5 6 7 तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसी केस में अगर बीच वाले को x लेना है तो उससे पिछला वाला बच्चा x माइनस 1 और उसके आगे वाला x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं such that the square of the middle exceeds the difference of the squares of the other two. The square of the middle one, the square, ध्यान से देखो, बीच वाला कौन सा है? x, तो x का स्क्वायर, ठीक है, the difference, ठीक है, such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two, that is, अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों के डिफरेंस की बात क्या है कि भाई बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 60 के। ध्यान से समझो, स्क्वायर ऑफ द मिडल वन एक्सीड्स द अदर बाय 60, किसका? पहले वाले का स्क्वायर माइनस बचा दूसरे वाले का स्क्वायर। तो सिंपली हमने इसको यहां पे लिखा है दैट एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का और यहां पे 60। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसके बराबर है? 60 के। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि बाहर नेगेटिव था। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2x, और ये किसके बराबर है? 60 के। अब बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x 4x is equal to 60. Now x square minus 4x minus 60 is equivalent to 0. ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 4 आए, मल्टीप्लाई करके 6 आए, 6 और 10। सिंपल, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा। तो आ जाओ भाई, तो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 6x माइनस का 60 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 10 प्लस 6 कॉमन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 6, दूसरे में x माइनस 10, एक x की वैल्यू बेटा माइनस 6, एक x की वैल्यू है 10। अब तुम्हें यह दिमाग लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा लेंगे और कौन से को रिजेक्ट करेंगे। कैसे लगा पाओगे? क्वेश्चन को देख के। नंबर्स कैसे हैं बेटा? ठीक है, नंबर कैसे हैं आपके पास? नेचुरल नंबर्स कैसे हैं? सिंपल अगर हम बात करें तो नंबर्स किस तरीके से आपके पास है? यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर यहाँ पे आपके पास है, सिंपल अगर हम बात करें तो आपके पास 10 है। अगर x की वैल्यू 10 है, सिंपली x की वैल्यू 10 है, तो यहां से आप क्या करेंगे? नेचुरल नंबर 10 लेंगे। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? पहला बीच का 10, 10 माइनस 1 दैट इज 9 और 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। डन है? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ। अब इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकते हैं जहां पे तुम्हारे पास बीच में माइनस माइनस है और ये डिनोमिनेटर में तुम्हें नजर आएगा। अब तुम ये सोचोगे कि यार ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करें, है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, उसको देखो। अब सबसे पहले आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है उसको लिखो, दैट इज एलसीएम लो। x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2 का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे x प्लस 1 तो है लेकिन x प्लस 2 नहीं है, तो x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। सेम चीज आप लेफ्ट हैंड साइड की जैसे ही राइट हैंड साइड पे करो। x प्लस 3 और x प्लस 4 का एलसीएम कितना आएगा? x प्लस 3 एंड x प्लस 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 4 बेटा, माइनस यहां पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 2
माइनस 2x प्लस का 1 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस का 2 इज इक्विवेलेंट टू, यहां पे सॉल्व करोगे तो 3x 4 3 12 4x 4 3 माइनस 12 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया x प्लस 3 x प्लस 4। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, x इंटू एक्स इज x का स्क्वायर 3x, फिर बेटा x इंटू 4 इज 4x 3 4 12 आ जाएगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, x माइनस 2x आपको क्या देगा, अगर आप x में से 2x सॉल्व करते हैं तो यहां से आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस 1 इज प्लस का 3, यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4x इज माइनस का x प्लस 12 से माइनस 12 आपका कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ माइनस x अपॉन में x स्क्वायर 437x प्लस का 12। अब आपको बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड इसका आंसर निकालना है। आई होप कि ये आप होमवर्क से भी कर सकते हैं। सॉरी माइनस 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, सॉरी यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी बेटा 3 नहीं बचेगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ माइनस x बचेगा। तो माइनस एक्स से तो माइनस एक्स ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। सिंपल, आपने क्या किया बच्चा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने इसको फर्दर सॉल्व किया एंड यहां से आपने इसका आंसर निकाला, डन। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाले दोनों इक्वेट हो गए। अब ये कितना बचा बेटा, रीअरेंज करो, 4x ये वहां गया और ये कितना आया -10 और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -5/2 और x की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आ गई बेटा, -5/2। तो इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। दूर दूर तक कहीं से क्वाड्रेटिक की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, दूर दूर से ये कहीं तक कुछ भी क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा है, ठीक है, डन है। आई होप इतनी चीज क्लियर है। अब आगे देखो, अब इसमें आप कैसे कर सकते हो, देखो बेटा सबसे पहले 5x प्लस 1, 5 की पावर x प्लस 1, a की पावर m प्लस n कब आती है, a की पावर m प्लस a की पावर n कब आती है, जब a की पावर m इंटू a की पावर n होती है। सिमिलरली ये कब आएगी, जब a की पावर m इंटू a की पावर n होगी। 5 का क्यूब 125 और ये प्लस का 1। तो सबसे पहले बेटा जो a की पावर m इंटू a की पावर n को हम a की पावर m प्लस n लिखते हैं, तो यहां से हमने उसको खोल के वापस अलग अलग लिख दिया। अब इसके बाद यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 5 की पावर x इंटू 5 का स्क्वायर 25, बेटा a की पावर माइनस m को हम 1/5 की पावर x और ये किसके बराबर होगी, 126 के। अब यहां पे क्योंकि आपके पास 5 की पावर x और 5 की पावर x नजर आ रही है, तो लेट्स से कि हमने 5 की पावर x को क्या मान लिया, t मान लिया, कि भाई ये जो 5 की पावर x नजर आ रही है इसको हमने t मान लिया। अगर 5 की पावर x को t माना है तो ये पहला कितना हो जाएगा, 5t प्लस 25/t इज इक्वल टू 126। अब बच्चा यहां नीचे कुछ नहीं है तो t और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, t, तो ये कितना बन जाएगा, 5t स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126। अब ये t यहां डिवाइड हो रहा है, यहां आके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5t स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 126t, तो 5t स्क्वायर माइनस का 126t प्लस का 25 इज इक्वल टू 0 और ये बन गई है बेटा आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 126 आए, मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 25 125 आए तो 125 और
1। तो बेटा 5t² माइनस 125t माइनस टी प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा यहां से 5t कॉमन, तो कितना आएगा t माइनस 25। यहां से बेटा अगर हमें -1 कॉमन लेना है तो अंदर t माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 25, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5t माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू 25 आएगी, यहां से t की वैल्यू 1/5 आएगी। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे और बोलेंगे भाई पेपर फोड़ कर आए हैं। पर बेटा हमें निकालनी है x की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में x है। आपने निकाली है t की वैल्यू। t की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के पावर x की। तो मतलब 5 का पावर x अगर 25 के बराबर है तो 5 का पावर x 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x जो है 2 के बराबर है। अब 5 की पावर x जो है वो 1/5 के बराबर है। 1/5 को आप 5 की पावर -1 लिख सकते हो, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे बेटा और आंसर निकालेंगे। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। नेचर ऑफ फ्रूट्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। जब हम नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं तो ये पूरा नेचर ऑफ फ्रूट्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। डी की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। तो जो ये b² माइनस 4ac पे ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव आए तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अगर 0 के बराबर आए तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर नेगेटिव आए तो कॉम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप यहां से ले सकते हैं। और बेटा एक और चीज, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। हमने देखा कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आए, दैट इज अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आए, तो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं। बेटा कॉम्प्लेक्स रूट मतलब होता है -b प्लस रूट के अंदर नेगेटिव अपॉन 2a, है ना, और -b माइनस रूट d अपॉन 2a। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स याद होगा तो मैंने आपको कॉन्जुगेट सिखाया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर 7 + 3 आए हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। मान लो एक कॉम्प्लेक्स रूट अगर 7 + √3 आए है, तो दूसरा इसका बिना आप निकाले 7 - 3i लिख सकते हो। अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आपका -1 - 2 आयोटा आया है, तो इसका जो दूसरा है वो -1 + 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो ऑपरेटर है उसका साइन आप चेंज कर देते हैं, इसी को आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आता है बच्चा, नेचर ऑफ फ्रूट पे आ जाओ, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स सी, सीधा बोला है इसका नेचर ऑफ फ्रूट निकालो। बेटा a की वैल्यू क्या है? 1, b कुछ है ही नहीं तो 0, और c की वैल्यू है कितनी? 9। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे दैट इज b² माइनस 4ac, दैट इज 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 9, तो ये आ जाएगा -36। तो बेटा विदाउट सॉल्विंग हमने नेचर निकाल दिया है, क्योंकि आपका d नेगेटिव है। क्योंकि आपका d नेगेटिव है तो ये आपको जो भी रूट्स देगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स देगा। जो भी दो रूट्स आएंगे उसमें अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब 4x² - 24 + 35 है, तो a का वैल्यू कितना बचा? 4, b का वैल्यू -24 और c की वैल्यू 35। सेम वे में आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac, इसको सॉल्व करेंगे। अगर नेगेटिव आता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, 0 आता है तो रियल अनइक्वल, और अगर पॉजिटिव आता है तो अनइक्वल एंड रियल रूट्स आ जाएंगे। ये आप होमवर्क से नीचे बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। m का वैल्यू निकालो सच दैट दिस, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो। रूट्स इक्वल मतलब d0, बस वही करना है। रूट्स इक्वल मतलब d0, d0 का मतलब b² - 4ac 0। बच्चा a की वैल्यू कितनी है? चलो पहले b की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 1, m + 1।
What is the coefficient of x square 4 plus m and c की वैल्यू कितना है बेटा 1 इक्वल टू 0. सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस -4 into 4 -16 -4 into m is 16 m is equal to 0. Let's solve it further बचा m square -16 plus 1 is minus का 15 plus 2 minus 16 is minus का 14 m is equal to 0. अब ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब सच दैट दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि उनको प्लस माइनस करके 14 आए, मल्टीप्लाई करके 15 आए, तो 15 और 1 m स्क्वायर माइनस 15m है ना, माई प्लस का 1m माइनस 15 इज इक्वल टू 0. बच्चा m कॉमन, m माइनस 15, 1 कॉमन, m माइनस 15. तो आपके पास दो वैल्यूज कौन सी आ गई, या तो m माइनस 1 के बराबर है, या बच्चा जो आपका m है वो किसके बराबर है, सिंपल डिंपल 15 के बराबर है. आई होप कि इतनी बात सबको समझ में आई हो और ये आप बहुत ध्यान से कर सको. डन, क्लियर. चलिए रुको. तो ये इक्वल टू 0. अब बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4 into 4 -4 into 4 -16 -4 into m माइनस का 4m इज इक्वल टू 0. अब बच्चे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. m स्क्वायर 1 minus 16 is minus का 15, 2 minus 4 is minus का 2m is equal to 0. अब ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके कितना आए बेटा 15 आए. जिनको प्लस माइनस करके यहाँ पे 2 आए और मल्टीप्लाई करके कितना आए -15 आए, तो 5 and 3. तो बच्चा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0. अब यहां से m कॉमन, m माइनस 5, यहां से 3 कॉमन, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो बच्चा m की एक वैल्यू कितनी आ गई 5 और m की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 3. तो बस इस तरह -3. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे. अब बेटा जो नई चीज है आपके कोर्स में वो यहाँ से शुरू होती है. अभी तक जो भी हमने किया दैट वाज अ रिकैप, आपका बेसिक था, बहुत सिंपल था. अब आपके लिए जो न्यू चीज है वो यहाँ से शुरू होती है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब मैं बताती हूँ. देखो, अगर आपके पास बच्चा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्विवेलेंट टू 0. अगर आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको अगर इसके क्या निकालने हैं, रिलेशन निकालना है जीरोस का. लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका जो एक जीरो है वो अल्फा है, मतलब एक x की वैल्यू अल्फा है और दूसरा x की वैल्यू बीटा है. क्या बोला कि लेट्स से कि आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू अल्फा है, दूसरे x की वैल्यू बीटा है. तो बेटा इन अल्फा बीटा में और इसके कोफिशिएंट में रिलेशन है. अब क्या रिलेशन है कि जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए. माइनस साइन इन द फॉर्मूला, b मतलब x का कोफिशिएंट, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट. सिमिलरली बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करूं अल्फा एंड बीटा, तो ये c अपॉन a के बराबर होता है. c का मतलब क्या है, व्हाट इज c, द कांस्टेंट टर्म. a का मतलब है x स्क्वायर का कोफिशिएंट. अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाती हूं. राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट. अब बेटा अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू बेटा 1 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 9 है. तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोस लिखना है, सो सम ऑफ जीरो दैट मींस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए. माइनस बी बाय ए मतलब माइनस 0 बाय 1 दैट इज 0. जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर होता है, c बाय ए दैट इज 9 अपॉन 1 विच इज 9. तो सिंपली आपके पास अगर इक्वेशन है, आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हो. बस ए बी सी लिख लो.
इसमें a की वैल्यू कितनी है बेटा √2, b की वैल्यू कितनी है -√2 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा b² - 4, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, a b c आ गया, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा -b/a माइनस ऑफ -√2/√2 प्लस √2/√2, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो वो कितना आ जाएगा c/a दैट इज 4/√2। 4/√2 को अगर रैशनलाइज करोगे या अगर कैंसिल भी करते हो तो क्या आ जाएगा 2√2। तो सिंपली अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अब इसके क्वेश्चन जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं वो ऐसे आते हैं। अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो आप बहुत ध्यान से समझो। देखो, अब यहां पे बेटा आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, यहां पे आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपका क्वेश्चन है, यहां पे आपको इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको आप सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ, देखो आपको ना बेटा सबसे पहले कन्वर्जन सीखनी पड़ेगी। अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में गिवन है, आपको पता है कि अगर ये आपकी इक्वेशन है तो आप दो चीजें तो निकाल सकते हो, क्या अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो, दैट इज -b/a दैट इज 2, एंड बेटा अल्फा बीटा आप निकाल सकते हो दैट इज c/a। तो दो वैल्यूज आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब उन सब से आप ये सारी चीजें कैसे निकालोगे वो आपको ध्यान से समझनी है। अब उसको करने के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले बीटा और अल्फा का एलसीएम ले लो। स्टार्ट किससे करेंगे, एलसीएम लेके। बेटा अल्फा बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा, चलो एक वैल्यू तो आ गई। ये यहाँ पे बेटा बीटा है, अल्फा नहीं है, तो ये हो जाएगा अल्फा का क्यूब और ये हो जाएगा बीटा का क्यूब। तो ये तो आ गई भाई पहली वैल्यू। प्लस में अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना, अल्फा बीटा, यहां पे अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहां बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब यहां पे बेटा प्लस का 2, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, तो यहां पे आ जाएगा बेटा बीटा और यहां आ जाएगा अल्फा, और प्लस में 3 का अल्फा बीटा। अब इसमें से वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वैल्यूज हमें पता है, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो बेटा थोड़ा बैक टू एक्सपेंशन चलते हैं। एक्सपेंशन तुम्हारी क्लास 9th का एक्सपेंशन क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा है कितना 2 एंड अल्फा बीटा है कितना 4/3। अल्फा प्लस बीटा है 2 और अल्फा बीटा है कितना 4/3 दैट इज c/a। एक चीज आपने सीखी है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा बोले तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का मतलब है 4/3, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4/3 इधर आके माइनस का 8/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा एलसीएम लोगे कितना आएगा 3, 4 3 = 12 माइनस 8 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो यहां से तुमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से ये निकाला। अब तुम्हें बचा क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब की एक आइडेंटिटी हमने सीखी है, वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। याद है, अब इसको यूज करके अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने निकाला कितना आया 4/3, अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 4/3, ये तो हो गया 0, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है भाई 0।
समझी पुष्पा रानी? इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं क्योंकि इन्हीं दो की वैल्यूज अननोन थी। तो 0/4/3 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4/3 अल्फा बीटा 4/3 plus 2 into alpha plus beta is 2, alpha into beta is 4/3 plus 3 alpha beta is 4/3। अब बेटा 0 upon anything is 0, ये कैंसिल होके कितना आया 1। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 4/3 है, ध्यान से देखो 2 upon 4/3। बेटा 2 को 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 3 2 6, 4 1 4, तो ये अंदर आपके पास कितना बनेगा 6/4। तो इस तरीके से फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 3 से 3 कैंसिल प्लस 4, 2 से ये कैंसिल 2 पे, 2 से ये कैंसिल किस पे 3 पे। तो ओवरऑल क्या बचा 0 + 1 + 3 + 4 और आंसर कितना आएगा बेटा 8। So this is how you are going to solve it। ये आइडेंटिटीज याद रखना। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो, और अगर एक बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया तो आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल सकते हो। डन है? चलिए ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो पहले इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखो, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे, बन गई इक्वेशन। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -4, अल्फा प्लस बीटा -b/a -7/7 दैट इज प्लस का 7, अल्फा बीटा इज c/a -4/1 दैट इज माइनस का 4। अब निकालना क्या है, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी निकालना सिखाया है, कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा दैट इज -4। ये इधर आ जाएगा 49, उधर माइनस रहेगा, इधर आके फिर प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 2 -8, इधर आके प्लस 8, 8 8 16 17, 57 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस बच्चा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी चीज सबको समझ में आई हो कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, अब बेटा जो इस चैप्टर में से एक लास्ट टॉपिक रह गया है ना, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस तो आपने पढ़ा है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, आज इसको समझते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में है, मतलब कोई भी एक फंक्शन इन द x, फंक्शन क्या होता है कि आप एक इनपुट डालते हैं, एक आउटपुट निकल कर आता है, कि आप यहाँ पे x की कुछ वैल्यू डालोगे तो कुछ वैल्यूज निकल कर आएंगी, सो इट्स अ फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक फंक्शन बोला जाता है। अब बेटा बात करते हैं ग्राफ की। इतना तो हमें पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनता है तो वो एक पैराबोला बनता है। पैराबोला का मतलब है कि इस तरीके की शेप आपको नजर आती है जब भी आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे बेटा अगर डेल्टा 0 है, यहाँ पे इस डेल्टा का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पे हमारे x की दो वैल्यूज आती हैं, x की दो वैल्यूज आती हैं और दोनों सेम और रियल वैल्यूज आती हैं। तो दोनों ही वैल्यूज क्या होती हैं, -b/2a और -b/2a। अब यहां पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहे ग्राफ पे तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ध्यान से देखो, ये जो आपको वर्टेक्स है बेटा, ग्राफ ध्यान से समझना, पैराबोला बनता तो है पर बनता कैसे है, और जहां पे ये टर्न लेता है उसका वर्टेक्स क्या होता है। सबसे पहला केस है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब है कि x की दोनों वैल्यूज हैं, x की दोनों वैल्यूज सेम हैं। अब x की जब दोनों वैल्यूज बेटा सेम होती हैं तो बेटा या तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा या ग्राफ नीचे बनेगा। अब कब ऊपर बनेगा और कब नीचे बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, a पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, x स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, दैट इज a पे डिपेंड करता है।
अब ए पे कैसे डिपेंड करता है वो सीखो। देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है ना, आपको पता है कि दोनों पे एक्स एक्सिस को टच करते हुए ग्राफ बनेगा क्योंकि एक ही जीरो है। और कौन सा जीरो आएगा? ये पॉइंट वाला। अब बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर कब बनेगा? जब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और डी जीरो के बराबर है तो बेटा माइनस बी बाई 2a, मतलब जो एक्स की वो वैल्यू आई है उसको टच करते हुए ग्राफ ऊपर जाएगा। और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो नीचे की तरफ बनेगा। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब केस 2 क्या होता है बच्चा? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से छोटा हो, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से छोटा हो और आपको पता है नो रियल रूट्स है, बट अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो फिर आर्गन प्लेन पे करना पड़ेगा, है ना। जहां पे हमारे पास जो वर्टेक्स है, बेटा वर्टेक्स की जब मैं बात कर रही हूं, देखो पैराबोला, देखो या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। इसका वर्टेक्स क्या होता है कि ये टर्न कहां पे ले रहा है। व्हाट इज द वर्टेक्स बेटा? वर्टेक्स होता है कि ये टर्न कहां पे ले रहा है, वेयर इट इज टेकिंग दैट टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ये वर्टेक्स निकाल सकते हैं हम। इसका वर्टेक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन 2a पे और y कोऑर्डिनेट होगा माइनस डी बाय 4a। बेटा d का मतलब माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पे। तो डेल्टा जहां ये ट्राइंगल दिखे दैट मींस d का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वर्टेक्स कहां पे होगा? x कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन 2a, b मतलब x का कोफिशिएंट, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। डेल्टा निकाल लोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जब ऐसा आपके पास आ जाएगा तो बेटा एक पैराबोला ऊपर की तरफ जा सकता है, पैराबोला नीचे की तरफ जा सकता है। जो ये वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट होगा ये और y कोऑर्डिनेट होगा ये। जो ये है इसका x कोऑर्डिनेट होगा ये और y कोऑर्डिनेट होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, a अगर जीरो से बड़ा है तो ऊपर जाएगा, a अगर जीरो से छोटा है तो नीचे जाएगा। सिंपल डम्पर, है ना। चलो भाई आगे देखो। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपके पास d जो है वो जीरो से बड़ा है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, तो अगेन ये दो वैल्यूज पे कट करेगा। दो वैल्यूज पे कौन सी कट करेगा? दिस विल बी फर्स्ट जीरो, ये आपकी सेकेंड जीरो है, और जो ये वर्टेक्स है अगेन इसका कोफिशिएंट है, और जो ये वाला आपका वर्टेक्स है इसका कोफिशिएंट है, पहला जीरो और दूसरा जीरो। गेटिंग द पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब बेटा इसमें एक और चीज आती है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब उसको भी ग्राफ के थ्रू ही आप मेरे से समझ लो। अगर मैं इस ग्राफ की बात करती हूं बच्चा, ठीक है, इस ग्राफ की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर ये पूरा ऊपर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पूरा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं है। समझो, अगर आपका पैराबोला ऊपर की तरफ जाता जा रहा है मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यूज की तो कोई लिमिट नहीं है। तो किसकी लिमिट है? लोएस्ट वैल्यू की। किसकी लिमिट है? लोएस्ट वैल्यू की, और उसको कहते हैं मिनिमा, मिनिमल वैल्यू, मिनिमा। तो जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव ऊपर जा रहा है बेटा, तो उसकी पॉजिटिव की तो कोई लेंथ ही नहीं है, पर उसकी मिनिमम की लेंथ है। तो जब भी ग्राफ ऊपर जाता है तो कभी आप मैक्सिमा नहीं निकाल सकते, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिनिमा निकालेंगे। अब यहां उल्टा है, जब ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, नेगेटिव में जाता जा रहा है, तो कितनी लोएस्ट वैल्यू होगी वो तो आप निकाल ही नहीं सकते, लेकिन यहां आप क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो ये यहां होगा बेटा, नेगेटिव से तो बड़ा जीरो ही है, तो जो ये यहां होगा वो इसकी होगी मैक्सिमा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं करवाती भी हूं। ठीक है, चलो ग्राफ देखते हैं बेटा। अब यहां बोला है कि भाई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है बेटा आपके पास, डन। एक्स स्क्वायर आपके पास एक फंक्शन है और आपको बोला है यहां पे कि इसका ग्राफ प्लॉट करो और इसके साइन को डिस्कस करो। अब ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे? आ जाओ, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूं
कि ये आप x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू जो आ रही है, देखो इसको हम y मान लो, कि मान लो कि अगर आप पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी करते हो या इसके x की दो वैल्यूज भी निकाल लेते हो, कुछ भी निकाल लेते हो, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 6 आए, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके 5 आए, मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आए, तो 2 और 3, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2, है ना। फिर यहां से बच्चा क्या कॉमन लेंगे, माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 पुट करने पे y 0 होगा, तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करी, 2 पुट करी तो ये 0 आया, 3 पुट करी तो भी 0 आया। अब 2-4 और कोऑर्डिनेट्स निकाल लो कि अगर आप x की जगह पे 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 माइनस 5 इज 1 माइनस 5, 1 में से 5 माइनस कर दो, या पहले 1 प्लस 6 7 कर लो, 7 में से 5 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा 2। अगर आप x की जगह पे लेट से 3 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस का 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, लेट से, अच्छा 3 तो हमने ले लिया है क्योंकि वो तो रूट ही था, तो 3 को रहने देते हैं, कोई और ले लेते हैं, 3 को रहने देते हैं, कोई और ले लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, 3 को रहने देते हैं, कोई और नंबर यहाँ पे लेते हैं, 1 को हमने पुट किया था तो कितना आया था, अरे अरे यहाँ पे 2 आया था, ठीक है। अब ऐसे और पॉइंट्स कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4, 16, 16 माइनस, एक सेकेंड, व्हाट वाज द इक्वेशन, 5x प्लस 6 ना, ठीक है, 5 इंटू 4 20 प्लस 6, तो 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22 माइनस ये भी कितना आया, 2 आया। तो अब समझ रहे हो पैराबोला क्यों बनता है। अब अगर इसको हम प्लॉट करने का ट्राई करें, देखो ये आपकी x एक्सिस है बच्चा, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका 0 हो गया, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, लेट्स से दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, let's say this is 1, 2, 3, 4 and 5, -1, -2, -3, -4 and -5। चलो बच्चा, अब सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करो, ठीक है, कि अगर x2 है तो y 0 है, x2 है तो y 0 है, x3 है तो भी y 0 है, उसके बाद अगर x1 है तो y 2 है, अगर x1 है तो y 2 है, और अगर x4 है तो भी y2 है, समझ रहे हो। पर हमें एक वर्टेक्स भी चाहिए। वर्टेक्स कैसे आता है कि हमारा ग्राफ घूम कहां से रहा है, कि हमारे ग्राफ को मैं चलो इसको ऐसे करके ऐसे कर दूं और इसको ऐसे करके ऐसे कर दूं, पर ये नीचे कितना नीचे जा रहा है वो तो हमें पता नहीं है, तो वो वर्टेक्स हमें निकालनी पड़ेगी। और वो वर्टेक्स कैसे निकलती है बेटा, ये गया पैराबोला, ये गया ऐसा पैराबोला, ठीक है। अब ये वाली वर्टेक्स कैसे निकालनी है, देखो अब सबसे पहले यहां देखो कि तुम्हारा a कैसा है, a क्या है, बड़ा है 0 से, a पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट कितना है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चा b स्क्वायर की वैल्यू मतलब माइनस का 25 25, -4 इंटू 1 इंटू 6, 25 माइनस 24 दैट इज 1, तो d क्या है, d भी 0 से बड़ा है, डेल्टा भी 0 से बड़ा है। अब वापस आओ ग्राफ पे, देखो भाई वापस आओ ग्राफ पे, अगर तुम्हारे पास ये रहा, अगर तुम्हारे पास डेल्टा 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो आपका ग्राफ जो भी बनेगा उसका x, देखो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, -b/2a माइनस d/4a, तो दोनों नेगेटिव, -b/2a, देखो -b/2a और -d/4a से आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। बच्चा -b का मतलब है माइनस ऑफ -5, 2a का मतलब है 2, दैट इज 5/2, बेटा 5 का आधा मतलब 2.5, 2.5 इज x कोऑर्डिनेट, -d/a मतलब -1/4
4 इंटू ए इज 4 इंटू 1 और -1/4 का मतलब होता है माइनस का 0.25। मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट x 2.5 और y -0.25। x 2.5 -0.25 तो कहीं यहां से हमें घुमाना है। सो दिस इज हाउ यू डिसाइड द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कैसे। ठीक है, आपको पता है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा पैराबोला ऊपर जाएगा, अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती तो हमारा पैराबोला नीचे आता। इतनी बात सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बोला है, हेंस डिस्कस द साइन। अब ग्राफ से आप बहुत इजीली साइन बता सकते हो। देखो इसके 3 साइन मुझे नजर आ रहे हैं, 3 साइन नजर आ रहे हैं। देखो कैसे, ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये तो पॉजिटिव है। देखो यहां से जो ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव, यहां से जो ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हमें पता है कि x की वैल्यू 2 और 3 पे 0 है, तो ये 2 की वैल्यू, ये 3 की वैल्यू और x की वैल्यू 2 और 3 पे 0 है। और 2 से कम है ना, 2 से और 3 के बीच में ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। वैल्यू किसकी? पैराबोला की, मतलब y की। तो ये नेगेटिव, ये 0 और ये पॉजिटिव, तो 3 वैल्यूज बेटा यहां निकल कर आई हैं। 3 वैल्यूज कैसे? देखो बेटा यहां पे अगर आप जाओगे तो ये 2 से छोटा है। देखो ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे तो 2 से छोटे नजर आ रहे हैं। वहां वाले सारे पॉइंट कैसे नजर आ रहे हैं? 3 से बड़े नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि x तो भाई 0 होगा किस पे? 2 और 3 की वैल्यू पे, कि x की वैल्यू भाई इस 2 पे और 3 पे तो 0 है, इतना भी पता है। पॉजिटिव नेगेटिव का अभी समझते हैं, ठीक है। 2 और 3 पे तो भाई 0 है। अब बच्चा 2 और 3 के बीच में ध्यान से देखो, इस 2 और 3 के बीच में कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। तो x जब 2 से छोटा और 2 से बड़ा 3 से छोटा है तो कैसी वैल्यूज है बच्चा? नेगेटिव वैल्यूज आपके पास है। और पॉजिटिव कब है? जब x जो है वो 2 से बड़ा है और x जो है वो 3 से छोटा है। जब x 2 से, सॉरी साइन ऊपर, वेट, जब x जो है वो 2 से छोटा है और x जब है 3 से बड़ा है। ध्यान से देखो क्या बोल रही हूं, जब x जो है वो 2 यहां है, ये सारी वैल्यूज बेटा 2 से छोटी होती जाएंगी। 3 यहां है, ये सारी वैल्यूज 3 से बड़ी होती जाएंगी। तो जब x 2 से छोटा है और 3 से बड़ा है तब कैसा है? पॉजिटिव है। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट द ग्राफ। अब एक क्वेश्चन आता है ऐसा बच्चा, फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। सबसे पहली चीज इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, कुछ इस तरीके से आएगी। अब आप d की वैल्यू निकालोगे, बी स्क्वायर -4ac। बेटा बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर, -4 इंटू -2 इंटू 3, तो 25, 3 2 6 6 4 और ये आ गई 49। चलो भाई, तो हमारे पास दो चीजें क्या आ गई कि a जो है बेटा वो 0 से छोटा है और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है। अगर इसका हम पैराबोला बनाएंगे तो नीचे बनेगा। अब हमें पता है कि हम लोग वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, -b/2a एंड -delta/4a से। डन है, इतनी बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो। ठीक है, चलो अब बेटा क्योंकि ये x की वैल्यू देता है और ये y की, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू देता है इक्वेशन की, सो माइनस का d/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चा? -2। सो -49/-8, आपके पास आंसर आ जाएगा 49/8। सो 49/8 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मिनिमम कब पूछेगा? जब ग्राफ ऊपर जा रहा हो, मैक्सिमम जब ग्राफ नीचे जा रहा हो। आपको ट्रिक करने के लिए बचा, अगर ऐसा ग्राफ बना दे और बोले कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो कोई मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम तो ऊपर जाया जा रहा है, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर ऐसा ग्राफ बना के आपसे बोले मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम हो ही नहीं सकती।
जब नीचे जा रहा है तो मैक्सिमम, ऊपर जा रहा है तो मिनिमम, सिर्फ यही वैल्यूज पॉसिबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। अब हम लोग मिल रहे हैं अगली क्लास में, अगले वन शॉट के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखो। टेक केयर एवरीवन। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। थैंक यू सो मच।